अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में कि लाइसोसोम्स है क्या चीज़, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है और इस हमारे बॉडी में इसकी जो मेन फंक्शन है वो क्या चीज़ है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये लाइसोसोम जो है, लाइसो मीन्स स्प्रेडिंग, लाइसो मीन्स स्प्रेडिंग और सोमा मीन्स बॉडी। ये ऐसी बॉडीज हैं जिसकी स्प्लिटिंग होती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि इसकी वजह से स्प्लिटिंग होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो और ऑर्गेनेल्स है उनकी स्प्लिटिंग होती है, या इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ मौजूद है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद है। और इसी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होने की वजह से ये ओल्ड सेल्स को, ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेती है, किल कर लेती है। अच्छा, फिर अगर लाइसोसोम्स का हम देख लें कि लाइसोसोम हमारे पास इसकी डिस्कवरी की थी एक बेल्जियन साइकोलॉजिस्ट का डीडो। उसने लेवर सेल्स में इसको डिस्कवर किया था कि लेवर सेल्स में उन्होंने फर्स्ट टाइम जो लाइसोसोम्स थे उन्होंने देख लिए थे। लाइसोसोम जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स है उनमें ये मौजूद होगा, लेकिन रेड ब्लड सेल्स है उसमें यूकेरियोटिक सेल है, लेकिन इसमें लाइसोसोम्स एब्सेंट ही रहेगा। इसी तरीके से जो प्लांट सेल में मेरिस्टेमेटिक सेल्स है इनमें भी लाइसोसोम जो है वो एब्सेंट रहेगा। इसी तरीके से ईस्ट है न्यूरोस्पोरा, उसमें भी लाइसोसोम्स एब्सेंट ही रहेगा। कुछ चंद ऐसे सेल्स है जिसमें लाइसोसोम्स नहीं होता, बाकी जितने भी सेल्स है उसमें लाइसोसोम्स होगा। फिर इसके शेप के बारे में, तो इसका शेप हमारे पास क्या जाता है, स्फेरिकल या सर्कुलर शेप आता है। इसकी साइज हमारे पास बनती है 0.2 से लेकर 0.8 माइक्रोमीटर इसकी साइज है। नंबर इसका डिपेंड करता है इस चीज पे, सेल के फंक्शन पे ये डिपेंड करता है कि आया सेल का फंक्शन क्या है। अगर सेल का फंक्शन क्या है, वो फेगोसाइटोसिस है या इसके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास वो सेल में ये लाइसोसोम ज़्यादा होंगे जहाँ पर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी, जैसे वाइट ब्लड सेल उसमें भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, या पेगोसाइट सेल्स, ये पेगोसाइट्स सेल्स हैं जो पेगोसाइटोसिस के जरिए से चीज़ों को इनगल्प कर लेते हैं और फिर सेल के अंदर ही उसकी डाइजेशन होती है। तो उन्हीं सेल्स में ये लाइसोसोम्स की अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा होगी। फिर कंपोजिशन में अगर देखा जाए तो ये दो चीज़ों से बनता है, एक है मेम्ब्रेन और दूसरा है इसका क्या चीज़, मैट्रिक्स। मेम्ब्रेन इससे किस तरह से बाउंडेड है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है और ये सिंगल मेम्ब्रेन में ये हमारे पास ये मेम्ब्रेन यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। ये मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना होगा, लिपिड बाइलेयर से ही बना होगा और इसमें प्रोटीन पंप होगा और प्रोटीन चेन होगा। चलो पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ से देखिए ये लिपिड बाइलेयर, ये यहाँ पर ये इस तरीके से ये हमारे पास क्या होगा, लिपिड बाइलेयर है। ये मैंने एक सिंगल लाइसोसोम जो है वो ड्रा किया हुआ है, जो ब्लू से मैंने इस पे कर लिया है। ये हमारे पास क्या है, लिपिड बाइलेयर है। फिर यहाँ पर इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होगा, प्रोटॉन पंप मौजूद होगा, जो साइटोप्लाज्म से प्रोटॉन को क्या करेंगे, लेंगे और इसी पंप के जरिए से हम सेल्स के अंदर चले जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट प्रोटॉन डोनर को हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, एसिडिक होगा। अच्छा, अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स लिखा है, यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एक लिक्विड होगा जिसको क्या, जो इसमें 40 डिफरेंट टाइप एंजाइम होंगे इसी मैट्रिक्स पे, और इसमें प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम होंगे। और इसी मैट्रिक्स का जो पीएच होगा वो हमारे पास कितना होगा, 4.5 से लेकर 5, मतलब एसिडिक इन नेचर होगा। किस तरह से होगा, एसिडिक इन नेचर। तो ये एसिडिक नेचर इसी वजह से है क्योंकि ये साइटोप्लाज्म से ये प्रोटॉन्स को क्या कर लेते हैं, अंदर की तरफ पंप कर लेते हैं और पंप करने के बाद यहाँ पर
जो मैट्रिक्स है उसका पीएच कम हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पीएच है मैट्रिक्स का वो कितना है 0.525। अच्छा, इसी मैट्रिक्स में क्या चीज़ें मौजूद होंगी, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होंगे, मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। फिर इसमें प्रोटीन चेन भी होंगे, ये इसी तरीके से यहाँ पर क्या होंगे, प्रोटीन चेन भी इस मेम्ब्रेन में मौजूद होंगे। तो ये मेम्ब्रेन हमारे पास मुश्तमिल है कितनी चीज़ों पर, लिपिड बाइलेयर, प्रोटॉन पंप और प्रोटीन चेन। प्रोटॉन पंप के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बताया है अभी कि ये क्या है, ये प्रोटॉन इसका अंदर लेकर जाते हैं इस मैट्रिक्स में। अच्छा, फिर इसके मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स में हमारे पास एंजाइम्स मौजूद होंगे और ये एंजाइम कितने हो सकते हैं, अबाउट 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम जो है वो होंगे। और ये एंजाइम हाइड्रोलेज एंजाइम मोस्टली ये होंगे। इसमें न्यूक्लियस एंजाइम है, जो ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है, फास्फेटेज एंजाइम है। ये न्यूक्लियस एंजाइम का जो फंक्शन है वो डीएनए है और इसका आरएनए। ग्लाइकोसाइडेज का जो एग्जांपल है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। फास्फेटेज का है एटीपेज एंजाइम। तो ये मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम जो है ये इसके अंदर होंगे मैट्रिक्स के अंदर, और जो चीज़ उसको मिलेगी उसी चीज़ को वो क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर पाएंगे। अच्छा, ये तो था हमारे पास इसकी कंपोजिशन के बारे में। अब कंपोजिशन के बाद हम इसका पढ़ लेते हैं कि ये बनता कहाँ से है और ये काम किस तरीके से कर लेता है। अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से हमने पहले ही जो लेक्चर है उनमें हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ से क्या बनेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने ये पढ़ा था कि एक होगा आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी से वेसिकल्स निकलेंगे और यही वेसिकल्स क्या बना लेंगे, गोल्जी बॉडीज बनाएंगे। ये हमारे पास क्या चीज़ है, गोल्जी बॉडीज। अब इसी गोल्जी बॉडीज से फिर से यहाँ पर क्या बनेंगे, इसी तरीके से एक आउटग्रोथ निकलेगा और इसी आउटग्रोथ में से क्या होंगे, ये डिटैच हो जाएगा और डिटैच के नतीजे में यहाँ पर हमारे पास जो पहला लाइसोसोम बनता है उसी को क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम कहाँ से बनता है, ये गोल्जी बॉडी से ही बनता है और इसमें इनएक्टिव एंजाइम होंगे। कौन से एंजाइम होंगे, इनएक्टिव एंजाइम होंगे। अब इसी वजह से इसको प्राइमरी कहा जाता है। अब हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम्स तो बन गए। अब एक एंडोसाइटोसिस के जरिए से कोई फूड मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो गया है, सेल के अंदर उसने एंट्री मारी है एंडोसाइटोसिस के जरिए से, और यहाँ पर ये खुराक से क्या बन चुका है, एक फूड वेसिकल्स बन जाता है। यही प्राइमरी लाइसोसोम जो है इसी फूड वेसिकल के साथ जब मिलता है तो मिलने के नतीजे में ये इनएक्टिव एंजाइम क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और इसी एक्टिव होने की वजह से फिर ऐसे लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जाता है, जिसमें ये एंजाइम क्या होंगे, एक्टिव होंगे। एक्टिव होने की वजह से अब यहाँ पर जो फूड वैक्यूल है या फूड वेसिकल्स है जी, अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे ये, और ये जिसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यहाँ पर जाएंगे और सेल के अंदर या इन वेसिकल्स के अंदर क्या करेंगे, डाइजेशन कर पाएंगे, और इसी डाइजेशन करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हेटेरोपैगी कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, हेटेरोपैगी का प्रोसेस हो जाएगा। अब हेटेरोपैगी के प्रोसेस के नतीजे में कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस बनेंगे, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस बनेंगे। जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो सेल से बाहर आएंगे, और सेल से बाहर आने की नतीजे में ये सेल को जिस एमाइनो एसिड है या ग्लूकोज है या फैटी एसिड ग्लाइसरॉल है, जिस चीज़ की जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड।
वो चीज़ें तो यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी। ट्रांसफ़र होने के बाद इसी फूड में क्या होंगे, वेस्ट मटेरियल्स होंगे, और यही वेस्ट मटेरियल से फिर से क्या बनेगा, एक वेसिकल बनेगा, और इसी वेसिकल्स को फिर क्या कहते हैं, टर्शियरी लाइसोसोम। इसी टर्शियरी लाइसोसोम में क्या होंगे, अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट होंगे या अनडाइजेस्टेड फूड होगा, और यही जो है ये टर्शियरी लाइसोसोम्स के जरिए से ये खराब मादे जो है वो निकाले जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास पहले क्या बनता है, प्राइमरी लाइसोसोम बनता है गाल्गी बॉडी से। सेकेंडरी लाइसोसोम जब फूड वेक्यूल या किसी चीज़ के साथ ये मिलता है और इसके एंजाइम जब एक्टिव हो जाते हैं तो इसे सेकेंडरी लाइसोसोम, फिर हेटेरोफेगी, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है, टर्शियरी लाइसोसोम का फिनोमेना आ जाता है। और इसी टर्शियरी लाइसोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड आर वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द सेल। अब हमारे पास एक दूसरा है ऑटोपेगोसोम्स। ऑटोपेगोसोम्स का मतलब ये है कि ये लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग कहते हैं। ये अपने आप को भी खराब कर सकते हैं, अपने आप को भी उड़ा सकते हैं। किस तरीके से, अब यहाँ पर हमारे पास और माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें इतनी सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं हो रही, ये खराब हो चुकी है, तो ये और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ये लाइसोसोम जो है ये मिलेगा। मिलने के बाद ये क्या करेगा, खुद भी अपने आप को खराब करेगा, और कि जो ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है इसको भी खराब करेगा, कर देगा। इसी वजह से हम जो लाइसोसोम है उसको हम सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। इसको ना अपनी परवाह होती है ना दूसरी, लेकिन सेल्स को नॉर्मल पीएच रखना, नॉर्मल साइज में रखना या नॉर्मल पीएच रखना, ये किसका काम है, लाइसोसोम्स का ही काम है। फिर लाइसोसोम्स के हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस मौजूद हैं। पहला जो फंक्शन है लाइसोसोम का, ये ऑटोलाइसिस कर देता है। ऑटोलाइसिस का मतलब ये है कि जो टेट्रापोड होता है, टेट्रापोड, इसी टेट्रापोड की क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में इनकी टेल हुआ करती है। जब ये एडल्ट हो जाता है, मैं यहाँ पर टेल लिख देता हूँ, टेल का होता है, और डेवलपमेंटल स्टेजेस में ये टेल जो है वो रिमूव हो जाता है, रिमूव द टेल, टेल तो रिमूव हो गई। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑटोलाइसिस कहा जाता है। और ये ऑटोलाइसिस कंडक्ट कराना ये किसका काम है, ये भी लाइसोसोम्स का ही काम है। ये पैथोजन जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जर्म्स है जो हमारे सेल्स में दाखिल होते हैं, वो सेल के पीएच को डिस्टर्ब कर लेते हैं या हमारी ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यही लाइसोसोम अपने आप को भी खराब उड़ा देता है और इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस बैक्टीरिया को भी कैद कर देता है। डाइजेशन ऑफ फूड, जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है उसमें ये इसका एक मेन रोल है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। एक मेम्ब्रेन लाइसिस, एक मेम्ब्रेन लाइसिस का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, ओवा है, और यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है, स्पर्म मौजूद है। देखिए ये हमारे पास स्पर्म मौजूद है। ये स्पर्म क्या कर लेता है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, और इसी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होने की वजह से जो मेम्ब्रेन है वो क्या कर जाता है, वो ख़त्म कर देते हैं, और ये न्यूक्लियस आसानी से यहाँ पर आ जाता है। तो ये जो ह्यूमन के ओवा का जो मेम्ब्रेन है उसको स्प्रेड करना और न्यूक्लियस को आसानी के साथ पाथ प्रोवाइड करना, ये भी कौन कर लेता है, लाइसोसोम्स कर लेता है। हेटेरोफेगी, वो पहले ही हमने बता दिया कि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन को कंडक्ट कर लेता है। अब अगर लाइसोसोम के इतने फंक्शन हैं, फर्ज कर ले हमारे पास लाइसोसोम के कुछ क्या होंगे, अगर ये लाइसोसोम हमारे बॉडी में नहीं होगा तो कौन कौन सी बीमारियां जो है वो हमारे बॉडी में आ सकती है। एक तो है डिजीज, इसमें ग्लूकोजेनेसिस टाइप 2, ये एक बीमारी है। इसमें ये होता है कि यहाँ पर क्या होगा, एक्युमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन
ग्लाइकोजन एंड लिवर एंड मसल्स। ये ग्लाइकोजन जो है ये लिवर और मसल सेल में ज़्यादा हो जाते हैं और यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता। तो इसके लिए एक एंजाइम चाहिए, एंजाइम। और एंजाइम हमें कौन प्रोवाइड कर लेता है? लाइसोसोम ही प्रोवाइड कर लेता है। लेकिन उसी एंजाइम का नाम क्या है? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। कौन सा है एंजाइम? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ये लाइसोसोम जो है ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम की सिंथेसिस नहीं कर पाता और सिंथेसिस ना करने की वजह से ये क्या कर लेता है? ये बीमारी आ जाती है, ग्लूकोजेनेसिस टाइप 2 बीमारी जो है वो लोगों में आ जाती है। इसी तरीके से एक दूसरी डिजीज है जिसको हम क्या कहते हैं? टेसेच डिजीज। टेसेच डिजीज कहा जाता है। और टेसेच डिजीज में ये है कि यहाँ पर क्या होगा? एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड्स। इसमें क्या होगा? एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड की मकदार में ज़्यादा होगा और इसी लिपिड के मकदार में ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या आएगी? मेंटल मेंटल रिटार्डेशन होगा। वो बंदा ज़हनी तौर पर क्या होगा? कमज़ोर होगा। कहने का मतलब ये है कि लाइसोसोम हमारे पास एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेलिस है, चाहे डिफेंस के फॉर्म में हो, डेवलपमेंटल स्टेजेस के फॉर्म में हो, डाइजेशन के फॉर्म में हो, हर लिहाज से हमें क्या कर लेता है? नॉर्मल रखने की कोशिश कर लेता है, हमारे सेल्स को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है और जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है उस सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन में इसका एक मेन रोल जो है वो मौजूद है। अब भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर ले। थैंक यू।